तो आज हम बात करेंगे पोर्शे GT3 के बारे में, स्पेसिफिकली द 992 जनरेशन विच इज़ द लेटेस्ट। सो कल ही उस गाड़ी के बहुत सारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यूज़ आए थे, तो क्यों ना आज मैं आपको समझाऊँ कि वाई आई डोंट केयर अबाउट द पोर्शे GT3 एंड by the end of the video I'll show it to you, but for now let's focus on the basics. So let's start with styling about the Porsche GT3. I like it, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है वो मुझे लास्ट जनरेशन का ज़्यादा पसंद है। लेकिन स्टाइलिंग सब्जेक्टिव रहती है। अगर आप चाहो तो मैं इधर Porsche GT3 991.2 और यहाँ पे Porsche GT3 992 के पिक्चर्स डाल दूँगा ताकि आप डिसाइड करो आपको कौन सा फ्रंट एंड ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली पिछले जनरेशन का ज़्यादा पसंद है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे इस जनरेशन का डिज़ाइन ज़्यादा, स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। और ये मेरे ख्याल से आगे जाके आप बहुत सारे ऐसे ट्रेंड देखो कि बहुत सारी जो सुपर कार्स है उनको मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही डिज़ाइन किया जाएगा, बहुत क्लीन रादर देन कट्स, गाउजेस, क्रीसेस, बिकॉज मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से एज करेगा और ज़्यादा शाउटी नहीं लगेगा। पिछले जनरेशन से कंपेयर करूँगा तो स्पेसिफिकली ये बहुत टाइमलेस लगेगा। लेकिन अब स्टाइलिंग के आगे जाके हम बात करते हैं उस गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो उस गाड़ी में लगा है 4 लीटर स्ट्रेट 6 विच इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसका मतलब है कि पोर्शे GT3 में जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो सिर्फ उसी मॉडल में है और उसी मॉडल को स्पेशल है वो। बाकी सारे मॉडल्स जो है पोर्शे 911 के वो सारे टर्बोचार्ज्ड है। तो इसका मतलब आपके लिए सिर्फ इतना होगा कि ये इंजन काफ़ी अच्छा साउंड करता है और मैंने देखा था इस गाड़ी का साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द 992 911 टर्बो S विच साउंड्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। ऑनेस्टली आई लाइक दिस इंजन मोर। प्लस इट्स वर्थ मेंशनिंग कि ये इंजन का जो साउंड है वो OPF फिल्टर्स के बावजूद इतना अच्छा साउंड करता है। तो अगर आपको पता नहीं है OPF फिल्टर्स क्या है, OPF फिल्टर्स बेसिकली फिर पार्टिकल्स जो रहते हैं अपने कार के एग्जॉस्ट में उसको फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर्स यूरोपियन रेगुलेशंस के मुताबिक लगाए गए हैं बहुत सारी गाड़ियों में जो कि सुपर कार्स हैं। और इस वजह से बहुत सारी गाड़ियों का जो साउंड है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है और उसी रीज़न से आप 992 टर्बोचार्ज्ड 911 को देखोगे तो वो ज़्यादा वैक्यूम क्लीनर जैसे साउंड करते हैं। लेकिन शायद उन्होंने ये रेगुलेशंस इस गाड़ी पे लगाए, लेकिन फिर भी गाड़ी काफ़ी अच्छी साउंड करती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले जनरेशन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंजन में, तो आप गलत हो, क्योंकि ये इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा और टोटली नया है। इनफैक्ट ये जनरेशन जो है इस जनरेशन की जो गाड़ी है वो कम्प्लीटली न्यू है। एज यू मे सी द इंटीरियर, द एक्सटीरियर, इट्स न्यू। Even though there is no power upgrades, there are incremental changes to the car, which is why even if the car is longer than the outgoing model, it's still only around 4-5 kilos or around 8 kilos heavier than the last generation, जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव फीट है और वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि वो उन्होंने कैसे करा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इंजन के साथ आपको मिलते हैं 2 ट्रांसमिशंस। एक पीडी के 7 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि डुअल क्लच है और काफ़ी फास्ट शिफ्टिंग है, और एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग चूज़ करेंगे। और इनफैक्ट लास्ट जनरेशन में अमेरिका में, US में 70% पोर्शे GT3 मैनुअल में खरीदी थी। तो इससे आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा डिमांड है मैनुअल ट्रांसमिशंस का, क्योंकि लोगों को ज़्यादा फन देखना है ना कि ज़्यादा परफॉर्मेंस। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये जो मॉडल है ये उस पीडी के ट्रांसमिशन के साथ नर्बर्गरिंग को 17 सेकेंड्स क्विक ज़्यादा जल्दी कवर करता है, जिसका मतलब है कि ये काफ़ी इंप्रेसिव है, मैं तो समझता हूँ। और इसी की वजह से पीडी के ट्रांसमिशन शायद आप खरीदो। अगर आप ज़्यादा ट्रैक ड्राइविंग करते हो तो शायद आप पीडी के प्रेफर करो। मेरी माने तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मैनुअली लो, क्योंकि असल में ट्रैक टाइम्स का असल लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ मैं आपको वाई आई डोंट केयर वाले सेक्शन में आपको समझाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये है, एंड उन्होंने ये वेट रिडक्शंस जो करा है वो ऑब्वियसली सिर्फ गाड़ी को बढ़ा के और सिर्फ इधर उधर थोड़ा चेंज करके कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करा है। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है और वो डिटेल से अगर आप देखोगे ना तो आप मतलब चौंक जाओगे।
तो मैं आपको वो डिटेल्स अभी बताऊंगा। एक बहुत खास डिटेल ऐसी है कि अगर आप गाड़ी के स्पॉइलर को देखोगे या फिर गाड़ी के विंग को देखोगे, वो विंग के जो सपोर्ट्स जो है वो विंग के ऊपर है, जब ना कि नीचे। इसका रीज़न ऐसा है, और इसको पोर्शा कहता है स्वॉन विंग डिज़ाइन। इसकी बदौलत क्योंकि उसके सपोर्ट्स ऊपर है विंग के, ना कि नीचे का जो हिस्सा है उधर सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर एरो मिलता है गाड़ी को। और उसी के साथ और उसी की वजह से, सिर्फ वो नहीं लेकिन और कुछ चीज़ों की वजह से, इस गाड़ी का जो डाउन फोर्स है वो नॉर्मल सेटिंग्स में 50% ज़्यादा है पिछले जनरेशन से। और अगर आप बहुत सारे चेंजेस करते हो जो कि आप मैन्युअली कर सकते हो, जैसे कि फ्रंट में कुछ चेंजेस कर सकते हो आप, और आप विंग के साथ कुछ चेंजेस कर सकते हो डाउन फोर्स को बढ़ाने के लिए, सबसे ज़्यादा सेटिंग में वो 150% ज़्यादा है पिछले मॉडल से। तो ये आप देख ही सकते हो डाउन फोर्स इतना ज़्यादा कैसे है। और ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है इसकी वजह से इस गाड़ी का डाउन फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं वेट रिडक्शन की बात करूँ तो अगर आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि उस गाड़ी में 7 स्पीड PD के ट्रांसमिशन लगा है, ना कि 8 स्पीड जो कि बाकी की 911s में आपको मिलता है। इसके पीछे ऐसा रीज़न है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये उस ट्रांसमिशन से थोड़ा सा हल्का है, और इसी वजह से उन्होंने 7 स्पीड ट्रांसमिशन को डाला है, ना कि 8 स्पीड को। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इंक्रीमेंटल चेंजेस ने इस गाड़ी को ज़्यादा अच्छा एरोडायनामिक परफॉर्मेंस अचीव करने दिया है। लेकिन अगर आप फ्रंट की तरफ भी देखोगे, उसको पोर्शे GT3 को दो एयर नॉस्ट्रिल्स है जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते हैं, ताकि एक इवन एयर फ्लो हो अपने फ्रंट में। तो ये फ्रंट है, और ये फ्रंट से नॉस्ट्रिल्स से जो एरो जा रहा है वो आप देख सकते हो। तो उसी की वजह से बेटर एरो रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस, और ये आप देख ही सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं उस गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर के बारे में, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स मैं इतना खुश नहीं हूँ, उन्होंने वो कप होल्डर का जो प्रीवियस जनरेशन में डिज़ाइन था ना, एक वो लिड पे आप दबाते थे तो दोनों कप होल्डर्स बाहर आते थे, तो वो जो डिज़ाइन था वो मुझे बहुत पसंद था। वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस साल निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो थे उन्होंने कंप्लेंट करा था वो चीप दिखता है, इतना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद था, वो काफ़ी स्मार्ट था। और आई एम काइंड ऑफ सैड दैट दे रिमूव्ड इट, बट अदर देन दैट द इंटीरियर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, द एक्सटीरियर इज़ वेरी गुड, द वे द car drives is just predictable, the way you want, and you are the most and the Porsche GT3 according to me is one of the cars you are most comfortable going the fastest, which is really what matters। क्योंकि अगर आप Lamborghini, Ferrari या फिर McLaren जो कि 700+ हॉर्स पावर की गाड़ियाँ बनाते हैं, अगर आप वो गाड़ियों को फास्ट चलाने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करोगे तो फ़ायदा नहीं है उस गाड़ी को ख़रीदने का। और वो मेरे ख्याल से पोर्शा का यूनिक सेलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से, और ये काफ़ी अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है मैं कहूँगा। क्योंकि ये जो पूरी गाड़ी का जो मिक्सचर है, ये ऑफ कोर्स पिछली जनरेशन से काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट कल मैं देख रहा था मिस्टर JWW ने अपने वीडियो में कहा था कि ये जो पोर्शा GT3 जो है वो नॉर्मल या फिर मिशेलिन कप स्पोर्ट कप 2 टायर्स पे ही इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है कि पिछली जनरेशन की जो वाइसैक GT3 RS जो है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक टायर्स पे। तो कप 2 आर्स पे कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, प्लस गाड़ी की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। प्लस मैंने देखा कि वो उस गाड़ी में ज़रूर और थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बहुत डर जाओ, मतलब हार्श राइडिंग। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वेरी गुड एफर्ट, एंड आई थिंक इट ड्राइव्स अमेजिंगली गुड। इट is of course the way I predicted the next generation Porsche 911 to be, the 911 GT3 to be. But now let's talk about why I don't care about it. There's one reason, or I should say there are two reasons. One is the price. Porsche GT3 जो है वो कुछ 1.9 करोड़ तक जाती है। मैं UK का प्राइस में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, कुछ 1.9 करोड़ तक जाती है। स्टार्ट कुछ 1.6 करोड़ में होती है। और इंडिया में अगर आप सेम गाड़ी को अगर आप लाओगे तो ऑब्वियसली वो कुछ
3 करोड़ तक तो 3 करोड़ तक तो जाएगी ही जाएगी। और ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अच्छा फिगर नहीं है, अगर थोड़ा कम होता तो मुझे ज़रूर पसंद आता। लेकिन दूसरा रीज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़कर है, और वो ऐसा है कि पिछली जनरेशन इतनी अच्छी है कि इस जनरेशन में जो इंक्रीमेंटल चेंजेस जो है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई उतना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक गाड़ी जो है वो इतना परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, उस गाड़ी को आप कितना ही इम्प्रूव कर लोगे। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप पोर्शे GT3 खरीद रहे हो, इन विच केस प्लीज़ शूट मी एन ईमेल ojaspadke@gmail.com so that I could drive it. Please, I would love to. My channel would grow. But really, let's talk about why the Porsche GT3. If the last generation was so good, why would you buy the new generation? If you go ahead and buy the old generation, you may also save money, and just little changes won't actually affect so much of the driving. Yes, it definitely says कि Nürburgring lap time 17 seconds क्विकर है पिछली जनरेशन से, लेकिन रियल लाइफ में क्या आप उस चेंज को सचमुच आप देख सकोगे? मुझे तो नहीं लगता। और बहुत सारे रिव्यूअर्स ने यही कहा है कि आप पिछली जनरेशन को अगर आप स्पेक टू स्पेक डिफरेंस देखोगे तो आपको सिर्फ ट्रैक टाइम्स का डिफरेंस दिखेगा। इनफैक्ट पावर फिगर भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 500 के ऊपर अगर आप जाओगे भी ना तो इतना ज़्यादा फिगर नहीं होगा। और मेरे ख्याल से नर्बर्गरिंग लैप टाइम जो है वो उसके खुद के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ओवररेटेड है। और ऐसे असल में रीज़न ये है कि क्योंकि वो 17 सेकेंड्स फास्ट का जो फिगर है वो सिर्फ नर्बर्गरिंग पे दिखा सकते हैं। अगर कोई और ट्रैक पे अगर वो करते, फॉर एग्जांपल सिल्वरस्टोन, उधर कुछ 1 मिनट 15 सेकेंड्स में पूरी गाड़ी मतलब पूरा ट्रैक गाड़ी कवर कर लेती, और वहाँ पे आप सिर्फ 2-3 सेकेंड क्विक हो गई तो उधर वो कैसे उधर के मार्केटिंग गाइस कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि कैसे ये गाड़ी अच्छी है। इसलिए वो नर्बर्गरिंग लैप टाइम ज़्यादा लेते हैं, और ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसका रियल लाइफ से इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पिछली जनरेशन की गाड़ी लो और इस जनरेशन की गाड़ी 2-3 साल बाद लो। थोड़ी सी डिप्रिशिएट हो चुकी होगी, और सचमुच जो लोग जो इस गाड़ी के लिए बहुत एक्साइटेड है उन लोगों को मैं बस इतना बोलूँगा, या फिर जो बहुत एक्साइटेड दिखते हैं सोशल मीडिया पे, वो इसलिए क्योंकि या तो उनको उस गाड़ी का एलोकेशन मिला है, और ये एलोकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि पोर्शे डीलर्स जो है उनके बजट्स बहुत हाई रहते हैं, और उनको मतलब जो कस्टमर्स रहते हैं उनके बजट्स बहुत हाई रहते हैं, उनका खुद का एक पिकिंग प्रोसेस रहता है एलोकेशन बिल्ड स्लॉट के लिए, तो वो बेसिकली आपको ओवर्स चार्ज करेंगे। तो वो मुझे सचमुच इस टाइम में वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता, क्योंकि मैं बेट मारता हूँ अगले कुछ 6-7 महीनों में वो डीलर्स अपनी गाड़ियों को स्टॉक पाइल करके रखेंगे। यहाँ पे वो बोलेंगे कि यस वी हैव £1 million वर्थ ऑफ कस्टमर्स, और द कस्टमर्स हु हैव स्पेंट ऑलमोस्ट £1 million, दैट्स व्हाई दे आर ऑन अ टॉप। लेकिन 6-7 महीनों में ही आप वो गाड़ियों को वापस आप अपने लोकल पोर्शे डीलर में जाओगे तो आप देख सकोगे कि वहाँ पे वो कुछ उसी प्राइस में मिल रही है, और आपको अभी सचमुच वो बिल्ड स्लॉट की फालतूगिरी में मत पड़ो आप। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 6-7 महीने रुक जाओ अगर आपको ये जनरेशन खरीदनी है तो। और अगर आप एक नई सुपर कार खरीदना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पिछली जनरेशन की लो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा एक्सेसिबल है, प्लस थोड़ा सा डिप्रिशिएटेड फिगर है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव told you that why I don't care about the new generation 911 GT3, because it's only incrementally better, plus I really feel that the build process or the buying process is just too polluted, and I think you're better off waiting 7-8 months and then buying it on the slot or on the spot. सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाइए। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।